नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त अंबर तिवारी और आज हम यूपीएससी, ईपीएफओ, ईपीएफसी, ईओ 2025 के लिए प्रैक्टिस सेशन नंबर 9 लेकर आए हैं। आज का विषय इंडियन पॉलिटी है और ये एक सुपरफास्ट रिवीजन क्लासेस है। इसमें हम उन सब्जेक्ट को ले रहे हैं, मुख्य रूप से क्वाड्रेंट 4 के सब्जेक्ट है। इसके अलावा जिन सब्जेक्ट को हमने कंप्लीट कर लिया है, उन सब्जेक्ट के लिए हम एक रिवीजन स्ट्रैटेजी को लेकर आए इस प्रैक्टिस सेशन के जरिए। नॉलेज स्काई पर हमारा कंप्लीट फ्री वीडियो कोर्स अवेलेबल है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस फ्री वीडियो कोर्स को आप एक्सेस वहां से कर पाएंगे। इसके अलावा आप हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर दें ताकि आप लेटेस्ट पीडीएफ, हमारे पीडीएफ कोर्सेज़ को भी और पेड कोर्सेज़ को भी आप वहां से एक्सेस कर पाएंगे। साथ ही क्लास पीडीएफ भी हमारी मात्र और मात्र हमारे ऐप पर उपलब्ध है। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने जो 399 वाला पैकेज लॉन्च किया था पीडीएफ का, उसे आप सभी बच्चों का बहुत सारा प्यार मिला और चूंकि आप सभी बच्चों का इतना सारा प्यार मिल रहा है उसे, इसीलिए मैं उसमें और कंटेंट ऐड करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत मेहनत कर रहा हूँ इस नए रिक्रूटमेंट के लिए और हमने हर एक सब्जेक्ट के लिए 2025 एडिशन, जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 2025 एडिशन के लिए हम यहाँ पर ई बुक्स बना रहे हैं। ठीक है, अब आप बिल्कुल भरोसा रखिए, इसमें पुराना कंटेंट आपको नहीं मिलेगा और यहाँ पर आप ऑडिट देख सकते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन देख सकते हैं, अकाउंटिंग, हर एक सब्जेक्ट की यहाँ पर हमने पीडीएफ जो है वो तैयार कर ली है। 6 जो मेन मॉड्यूल होते हैं उनकी पीडीएफ हमने तैयार कर ली है। यहाँ पर अभी आपको 100 क्वेश्चन दिख रहे हैं, लेकिन ये 100 क्वेश्चन इनिशियली थे, हमने इसे अराउंड 300 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट कर दिया। जी हाँ दोस्तों, एमसीक्यू ऑन ऑडिट 300 क्वेश्चन रेडी हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन पर 286 क्वेश्चन एज ऑफ नाउ रेडी हैं। ठीक है, बाइलिंगुअल हैं और ये। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि अकाउंटिंग में भी हमने रेडी कर लिया है। इंश्योरेंस में 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको और गवर्नेंस में आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो नया कंटेंट आ रहा है वो 1 लाइनर पीडीएफ पर और क्वाड्रेंट 4 के सब्जेक्ट पर आ रहा है 2025 एडिशन के साथ। ठीक है, जो 2023 के एक्सपीरियंस पर बेस्ड रहने वाले हैं, जिस लेवल का क्वेश्चन 2023 में आया तो उस लेवल को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ मैं तैयार कर रहा हूँ। अच्छा, इसके लिए किसी भी स्टूडेंट को अलग से कुछ पे नहीं करना है। जिन बच्चों ने 399 वाला पीडीएफ कोर्स परचेज करके रखा है, उसी पीडीएफ में आपको 2025 एडिशन की सारी ई बुक मिल जाएंगी। उसी कोर्स के अंदर एक नया फ़ोल्डर आपको 2 या 3 दिन में दिखने लगेगा, जिसमें आपको 2025 एडिशन करके एक फ़ोल्डर बन जाएगा और उस फोल्डर में ये सारे के सारे पीडीएफ आपको अपडेटेड पीडीएफ जो है वो मिलने लगेंगे। ठीक है, अलग से इन्हें परचेज़ नहीं करना है। ठीक है, कोई भी अलग से इसके लिए परचेज़ नहीं आपको करना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जैसा कि आपको पता है कि मैं बहुत सिस्टमैटिकली यहाँ पर आपका रिवीजन करा रहा हूँ। यदि आप पॉलिटी देखेंगे तो पॉलिटी में मैंने आपको पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली समझाया, फिर हमने फंडामेंटल राइट्स देखा। आज हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व यहाँ पर देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व यहाँ पर देखने वाले हैं। क्लियर है दोस्तों? वेरी गुड। इसके अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पर। अब देखिए, राज्य की नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में मैं आपको बताऊं तो देखिए, जैसे फंडामेंटल राइट जो हैं, फंडामेंटल राइट्स हमें उपलब्ध कराना गवर्नमेंट की ड्यूटी है। वो गवर्नमेंट की ड्यूटी है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और यदि आपको आपके फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते हैं तो आप कोर्ट में भी जा सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि वाद योग्य हैं ये। ठीक है दोस्तों, अब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में मैं बात करूँ तो कुछ बेसिक चीज़ें बिल्कुल यहीं से याद रख लो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये संविधान के भाग 1 में आते हैं, आपको संविधान के भाग 4 में आपको मिलते हैं। और अब जैसे कि संविधान से हमने हर एक चीज़ ली है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो हमने किससे लिए हैं? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। यदि हम इनकी प्रवृत्ति की बात करें तो इनकी प्रवृत्ति सकारात्मक है और गैरवाद योग्य है, मतलब इनके जो नेचर है ये पॉजिटिव है और इन्हें आप कोर्ट में जाकर चैलेंज नहीं कर सकते। मतलब ये कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी में जो भी लिखा है, यदि वो नहीं होता है तो आप कोर्ट में नहीं जाएंगे, है ना। लेट से कोई आर्टिकल है वो ये बोलता है कि भाई आपको ये चीज़ सुविधा मुहैया करानी चाहिए,
तो इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते, इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते थी, सरकार ने वैसा नहीं किया तो। लेकिन जो आपके फंडामेंटल राइट्स उसमें से कोई भी राइट आपको नहीं मिलता है तो आप कोर्ट में केस कर सकते हैं, जा सकते हैं, आपकी बात पूरी तरह से सुनी जाएगी। इनका जो उद्देश्य है वो क्या है? इनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोग्राफिक को इस्टेब्लिश करना इनका जो है वो एम है। ठीक है, ये एक बहुत बेसिक सिनारियो था जो मैंने आपको दे दिया संविधान के भाग 4 में। पार्ट 4 में हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक हैं, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक ही आप। हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर कंटेन्ड इन पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द आर्टिकल 37 to 51। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 37 से 51 में है। दूसरा पार्ट है, द आइडिया ऑफ DPSP वॉज बारोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। जो DPSP सिद्धांत है इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया। और तीसरा जो है आपका वो है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर द DPSP आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, आर्टिकल 37। और आर्टिकल नंबर 37 के तहत बोला जाता है कि भारत का संविधान घोषित करता है कि DPSP देश के शासन के मौलिक हैं। और चौथा पार्ट है, बोथ द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव शुड अप्लाई DPSPs आफ्टर मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज इन सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, इन सोशल एंड इकोनॉमिक स्फेयर। और विधायिका और कार्यपालिका दोनों को सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में नीतियाँ बनाते कार्यान्वित करते समय DPSP लागू करना चाहिए। अब ऑप्शन जो है आपके पास, ऑप्शन है, ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी 1, 2 and 4 ओनली, ऑप्शन सी है 2, 3 and 4 ओनली, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, अब देखो कई सारे बच्चे बोल रहे थे जब पहली क्लासेस में थी कि सर इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे। देखो क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल हो सकता है सिंपल ना आए, ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला था कि हम एक सिनारियो में चलेंगे, हम एक सिनारियो में चलेंगे और धीरे धीरे क्वेश्चन जिस फॉर्म में आप चाह रहे उस फॉर्म में पहुंच जाएंगे। और ये आपका उसी तरह के क्वेश्चन अब आपको सेकंड राउंड में मिलने लगे हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2, 3 और 4 है। पहला इसलिए गलत है क्योंकि पहले में लिखा हुआ है पार्ट 3, जबकि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये संविधान के पार्ट 4 में है। पार्ट 3 में तो फंडामेंटल राइट है, भाग 3 में तो मौलिक अधिकार हैं, भाग 4 में DPSP है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। इन दोनों तरफ इंग्लिश में लिख दिया, माफ़ी चाहूँगा, तो इसे हम ज़रा पढ़ लेते हैं। पहला है, द वर्ड सोशलिस्ट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन टू द प्रियम्बल बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। जो संविधान में, अब मैं इसे हिंदी में खुद बता देता हूँ, इनमें से कौन सा गलत है आपको बताना है। तो संविधान में समाजवादी शब्द जो है वो 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था। बी है, द 73rd and 74th अमेंडमेंट एक्ट इन 1997 विद पंचायत एंड नगर पालिका बॉडीज बीइंग गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। और जो 73 और 74वां संविधान संशोधन है जो कि 1997 में हुआ था, इसने पंचायत को, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया था। सी है, 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 चेंज्ड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 45, मेड एलिमेंट्री इलेक्शंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल नंबर 21। और इन्होंने क्या बोल दिया था कि आर्टिकल नंबर 21 के तहत 2002 में जो आर्टिकल 48 था इसको एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया था और आर्टिकल नंबर 21 में रख दिया गया था। और आखिरी आपका, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री एंड लीगल एड, ये आर्टिकल नंबर 39 में बोला गया। तो अब ये बोला है कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका इनकरेक्ट है। एक्सप्लेन करेंगे सभी बच्चे क्यों और कैसे इनकरेक्ट है। ठीक है, पहुँचते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। पहला है, DPSP आर नॉन जस्टिफिकेबल दैट इफ दे आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट
for their violation. DPSPs require legislation for their implementation. They are not automatically enforced. C है DPSPs aim to establishing political democracy in the country. और D है the courts cannot declare a law violating of any of the DPSP and unconstitutional and invalid. हिंदी में क्वेश्चन है कि भाई निम्नलिखित सिद्धांतों के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो पहला बोलता है DPSP गैर न्याय संगत हैं कि वे अदालतों द्वारा उनके उल्लंघन के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं किए जा सकते लागू करने पर। DPSP को उनके कार्यान्वयन के लिए कानून की आवश्यकता होती है, वे स्वचालित रूप से लागू नहीं होते हैं। C है DPSP का उद्देश्य देश में राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना है। और ऑप्शन नंबर D है अदालतें किसी भी निर्देश सिद्धांत के उल्लंघन करने वाले कानून को असंवैधानिक और अवैध घोषित नहीं कर सकती। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर C जो है इसका बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये भाई राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित नहीं करती हैं, ये सोशल और इकोनॉमिकल स्फीयर में काम करती हैं, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में काम करती हैं। तो ये आपको जो है वो याद रखना है, बहुत ज़रूरी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप नॉलेज स्काई के PDF कोर्स को एक्सेस करने के लिए हमारी एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपको हमारी मंथली करंट अफेयर के MCQs PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मात्र 9 रुपये में आप सभी के लिए अवेलेबल है मंथली, जिसमें आपको 500 प्लस क्वेश्चन बाइलिंगुअल मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 86th Amendment Act 2002 stated that the state shall endeavor to provide early childhood care and education (ICCE) for all children until they complete the age of 6 years. Second है the amendment to Hindu Succession Act of 2005 state that the daughter is given a share in the एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। हिंदी में यदि हम इन स्टेटमेंट को पढ़ें तो हिंदी में स्टेटमेंट्स हैं आपके पास कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में आया था, इसने कहा था कि राज्य के सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा जो है वो मिलनी चाहिए, सुनिश्चित होना चाहिए। ठीक है। और 2006 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन में कहा गया था कि बेटियों को भी अब अपने पिता की संपत्ति में अधिकार मिलेगा, हिस्सा दिया जाएगा। अब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। आपके पास ऑप्शन ए है ओनली 1, ऑप्शन बी है ओनली 2, ऑप्शन सी है आपका दोनों सही है और ऑप्शन नंबर डी है कोई भी सही नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, दोनों ही बिल्कुल सही ऑप्शंस हैं एज पर द गिवन वन। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आर्टिकल 39 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन परटेन्स टू। हमारे पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 1 है इक्वालिटी बिफोर लॉ, बी है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सी है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, डी है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। हिंदी में यदि हम बात करें तो संविधान का अनुच्छेद 39A जो है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कानून की समक्ष समानता से, बी सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता से, ऑप्शन नंबर सी है आपका समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता से, और ऑप्शन नंबर डी है वो है आपका शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अल्पसंख्यकों के अधिकार से। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता से, क्योंकि बाकी के सारे आपके जो है वो मौलिक अधिकार हैं और मौलिक अधिकार जो हैं वो आर्टिकल नंबर 35 से आपको पहले तक के आर्टिकल्स में मिलते हैं। बस अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नेक्स्ट जो कि आप स्क्रीन पर ये रहा, यहाँ पर नंबरिंग थोड़ी सी गलत हो गई। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ऑप्शन ए जस्टिफेबल द सेम वे एज द फंडामेंटल राइट, बी जस्टिफाइबल though not the same what as the fundamental right, option C decorative portions of the Indian Constitution, option number D not
जस्टिफेबल यट फंडामेंटल इन द गवर्नमेंट्स ऑफ द कंट्री। हिंदी में यदि हम बात करें तो हिंदी में है निर्देशक सिद्धांत जो हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं ये मौलिक अधिकारों के समान ही न्यायोचित हैं। ऑप्शन नंबर बी बोलता है न्यायोचित हैं, हालांकि उसी तरह नहीं जिस तरह से आपके मौलिक अधिकार हैं। ऑप्शन नंबर सी है भारतीय संविधान की सजावटी भाग, या फिर ऑप्शन नंबर डी जो कि सेम इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यदि हम बात करें इसकी तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी कि ये जस्टिफाइबल नहीं है बट फंडामेंटल ज़रूर है नेचर में। फंडामेंटल का मतलब ये हुआ कि सरकार को ये सुनिश्चित करना ही होगा, सरकार को ये सुनिश्चित करना ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज द कॉन्सियसनेस एंड कॉन्स्टिट्यूशन बाय ग्रेवरेल। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से रिपीट हो गया है तो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, नहीं, इसको आप एक बार पढ़ लीजिए, ग्रेवन ऑस्टिन ने दिया था। सेकंड क्वेश्चन है DPSP आर इन द नेचर ऑफ डायरेक्टिव टू द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, सेंट्रल हो स्टेट हो या जो भी हो, है ना। और तीसरा स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट द फंडामेंटल राइट्स एंड द DPSP आर डिस्टिंक्ट स्कीम एंड DPSP कैन ओवरराइड फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, हिंदी में यदि हम बात करें तो ग्रेवरेल ऑस्टिन के द्वारा जो भारतीय संविधान की आत्मा बोला गया है किसे, DPSP को और फंडामेंटल राइट को। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया है कि DPSP देश की सभी सरकारों, केंद्र, राज्यों के साथ साथ न्यायिक संस्थानों, न्यायिक निर्देशों में भी लागू होगी। तीसरा है सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि मौलिक अधिकार और DPSP जो है वो एक DPSP जो है वो एक अलग योजना है और DPSP जो है वो मौलिक कर्तव्यों के ऊपर है। तो अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो सही स्टेटमेंट होगा गिवन ऑप्शन के तहत। ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन बी 1 and 3, ऑप्शन सी 2 and 3 या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल 1, 2 and 3। तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की यदि मैं बात करूँ तो जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि केवल पहला और दूसरा जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लिस्टेड एज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि आपने सारे स्टेट पॉलिसीज़ अच्छे से पढ़े हैं तो ही आप सारे DPSP अच्छे से पढ़ें तो ही आप इसका आंसर दे पाएंगे। अब इस क्वेश्चन को लेने के पीछे रीज़न ये है दोस्तों कि ऐसा सेम क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया था सीधे तौर पर 2023 EPFO में। ठीक है, और वहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ साथ में, वहाँ पर सीधा 42 नंबर के आर्टिकल से पूछा गया था कि ये लाइन किस आर्टिकल में दी, और उसका करेक्ट आंसर था आर्टिकल नंबर 42। तो इसीलिए आपको सारे के सारे DPSP अच्छे से पढ़ लेने हैं। पहला है फ्रीडम इन द इकोनॉमिक फील्ड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। सेकेंड है रेगुलेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन of the wealth and means to production। तीसरा है to ensure decent standards of living and facilities of leisure for all the workers। और चौथा है to protect and improve the environment and the safeguard forest and wildlife। अब ये बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो DPSP है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में सूचीबद्ध करे गए हैं। पहला है उपभोक्ता और उत्पादकता के हित के लिए आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता, धन और उत्पादन के साधनों की एकाग्रता को रोकने के लिए देश की आर्थिक व्यवस्था का विनियमन करना, सभी श्रमिकों के लिए सभ्य जीवन स्तर और अवकाश की सुविधा सुनिश्चित कराना, और चौथा है पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए और वनों एवं वन्यजीव की रक्षा के लिए काम करना। अब आपके पास ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है कि भाई पहला और तीसरा सही है, दूसरा ऑप्शन है पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा जो ऑप्शन है वो बोल रहा है दूसरा और चौथा सही है, लास्ट ऑप्शन आपका थर्ड एंड फोर्थ बोल रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों फटाफट से सभी लोग रिप्लाई करेंगे मुझे जब तक मैं पानी पीऊँगा। ठीक है, तो यदि हम करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा बिल्कुल सही है, पहला ही गलत है बस। ठीक है, मतलब ये उपभोक्ता और बाजार ये DPSP में नहीं है। आगे बढ़ते, विच
ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब यार एक बहुत फद्दू सा क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, फटाफट से सभी लोग इसका आंसर देंगे। ये हिंदी में कहना ये चाह रहा है कि भाई ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निर्धारित हैं। 36 से 51 में, 28 से 48 में, 42 से 56 में या फिर 30 से 49 में। ये हर एक बच्चे से बनना चाहिए, जो भी इस वीडियो को चाहे लाइव देख रहा हो चाहे रिकॉर्डेड देख रहा हो, कमेंट सेक्शन में आंसर दो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट डिसीजन स्टेटेड दैट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कैन नॉट ओवरराइड फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसीलिए वहाँ पर वो क्वेश्चन गलत था, क्योंकि उसमें लिखा था कि ओवरराइड कर सकते, बट ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इनमें से किस केस में हुआ था ये आपसे पूछा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकते। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो आपको ऑप्शन नंबर ए, इन स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेज चंपकम दोराजन। ठीक है, इस केस में ये चीज़ बोली गई थी। तो आपको ये याद रखना है कि किसी भी परिस्थिति में डीपीएसपी जो है वो फंडामेंटल राइट्स को ओवरराइड नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए मतलब ओवरराइड से मतलब क्या है समझ लो। ओवरराइड से मतलब ये है बच्चों कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप डीपीएसपी को लागू करने के लिए किसी मौलिक अधिकार का हनन कर दें, है ना। टू इम्पोज डीपीएसपी गवर्नमेंट के नॉट वायलेट फंडामेंटल राइट, कहने का तात्पर्य ये है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि सीरीज़ बहुत पसंद आ रही होगी आपको। आप सभी का प्यार सपोर्ट इसी तरह बना रहे, बस यही मेरी इच्छा है। थैंक यू एवरीवन।